हेलो स्टूडेंट, जय सिया राम। स्टूडेंट, मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। बहुत सारे बच्चे कई दिनों से लगातार मैसेज कर रहे थे एस्टेट के रिगार्डिंग और एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के रिगार्डिंग। बेटा, एस्टेट आप लोगों का टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे आप लोगों का अक्सर दिसंबर में या फेब तक होता है आप लोगों का एग्जाम, ऐसे ही हो जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे एस्टेट की प्रिपरेशन नहीं करते, बस नोटिफिकेशन का वेट करते हैं, फिर उसके बाद फेल होने का वेट करते हैं। अगर आप लोगों को मेरी बात बुरी लग रही है तो आई एम सॉरी, बट आप लोग क्योंकि एस्टेट के लिए प्रिपेयर नहीं करते हैं, एक बार करते हैं फिर एक दो मार्क्स से रह जाते हैं, फिर से नोटिफिकेशन का फिर दोबारा से वही गलती करते हैं। तो प्लीज आप लोग अपनी प्रिपरेशन दोबारा से करने के लिए, यानी दोबारा फेल ना होने के लिए अभी से थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करने लग जाइए। जिनका पेपर फर्स्ट वीक है उनके लिए जो आप लोगों की पीवाईक्यू सीरीज है संदीप सर के द्वारा वो चलाई गई है मैथ्स और रीजनिंग की, आप और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोग फ्रीली कर सकते हैं उसको आराम से, और उस पीवाईक्यू सीरीज को ही देखकर आप लोग मैथ्स और रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर लेंगे। फिर भी अगर आप लोग एक विधिवत पूरा कोर्स चाहते हैं कि जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं वो, तो पहला जो पेपर है उसका कोर्स भी आप परचेज कर सकते हैं। उसका जो क्लासेस है वो जल्द ही आप लोगों की शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब है बात जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं, सिर्फ कॉमर्स का कोर्स लेना चाहते हैं, तो और जो इनरोल्ड भी है ऑलरेडी उन सबके लिए कि मैं आप लोगों को यही कहूंगी, वीडियो को बार बार देखिएगा और उसके बाद पीवाईक्यू क्वेश्चन करिए। उसके बाद आप लोगों को पता चलेगा, क्योंकि एक बार वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है। अगर आपको लगता है कि टीचर ने एक बार वीडियो करवा दी और मैंने देख ली तो मेरा काम खत्म हो गया, नहीं, आप लोगों का काम शुरू होता है तब। आप लोगों ने जैसा जो भी टिपिकल टॉपिक होता है मैं उसको आसानी से करवाने की कोशिश करती हूँ। मैं बहुत ज्यादा कंटेंट, बहुत ज्यादा मैटर में बिलीव बिल्कुल नहीं करती हूँ। आप लोगों को लिमिटेड कंटेंट प्रोवाइड करवा के बस पेपर में, क्योंकि आप लोगों का पेपर क्लियर कैसे होता है बच्चों, पेपर क्लियर होता है आप लोगों ने लिमिटेड कंटेंट पढ़ाओ, और जो वो 2 घंटे का या 3 घंटे का जो आप लोगों का एग्जाम होगा उसमें आप लोगों को कितना याद आया, उससे आप लोगों का पेपर क्लियर होता है। और उस पेपर को क्लियर करने के लिए ना आपको बहुत अच्छे से कंटेंट को बार बार पढ़ना होता है। और आप कंटेंट को बार बार जब पढ़ पाएंगे जब आप लोगों को कंटेंट बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। और समझ में आने के लिए आप लोगों को नोट्स, कई बार बहुत बच्चे ऐसे हैं जो वर्किंग होते हैं या हाउस वाइफ है, ठीक है, तो जो वर्किंग है वो भी नहीं इतना टाइम होता कि वो कंटेंट को देखकर नोट्स बना पाए। तो मैं यही कहूंगी कि मैं आप लोगों को इन शॉर्ट कराती हूँ। और अगर आप इन चीजों के लिए अगर आप ब्रीफ में करना चाहते हैं तो एस्टेट की मेरी बुक भी है, आप लोगों को पता है। आप लोग एस्टेट की बुक एस्टेट पीजीटी कॉमर्स के नाम से फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे मिल जाएगी, आपको इजीली अवेलेबल है। ठीक है, और जो भी एचपीएससी एसपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पूछ रहे हैं, नोटिफिकेशन आने वाला है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि न्यूज में बार बार ये चीजें आ रही है कि जल्दी नोटिफिकेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो भी बच्चे हैं उन सब के लिए मैं ये बोलना चाहूंगी कि कुछ अभी जो एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स मैंने हाल ही में लॉन्च किया था, उसमें क्लासेस कई दिन से नहीं हुई है, क्योंकि जो कॉलेज वाले बच्चे हैं उनका भी एग्जाम है जून में, डेट्स वाई। लेकिन अब क्योंकि आप लोगों का पूरा नोटिफिकेशन भी आने वाला है और काफी मैंने, हालांकि उसमें 12 से 13 क्लासेस डाली हुई है, अब आप लोगों का कोई भी गैप नहीं होगा, एक दो दिन का भी गैप नहीं होगा, आपकी कंटिन्यू क्लासेस आएंगी। ठीक है, जो भी नए बच्चे, नए व्यूअर्स एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं उन सब के लिए और एस्टेट के लिए ये कॉमन टॉपिक जो मैं आज लेकर आई हूँ ये दोनों के लिए यूजफुल रहेगा। और आप इस टिपिकल टॉपिक को, यहाँ से बच्चे ना अक्सर क्वेश्चंस गलत करते हैं, क्योंकि जो बेसिक अकाउंट्स होता है या बीएससी होता है वहां के क्वेश्चन सब बच्चे सही कर लेते हैं, क्योंकि हर जगह अवेलेबल है। और कहीं ना कहीं आप लोगों ने जब अपनी स्टडी करी है ना तो वो पोर्शन कहीं ना कहीं मजबूत रहा है। बट ये वाला जो पोर्शन है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वो या तो आप बीकॉम में पढ़ते हो या एमकॉम में पढ़ते हो। तो बीकॉम या एमकॉम में आप नोट्स पढ़ के मतलब पास हुए होते हैं, बहुत सारे बच्चे बहुत डीपली नहीं पढ़े होते हैं, तो उनका जो ये वाले कॉन्सेप्ट होते हैं बहुत वीक होते हैं। ये मैंने एचपीएससी पीजीटी में देखा था बच्चों का, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो बहुत वीक होते हैं। डेट्स वाई मैं इसको ऐसे करा रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ जाए। ये कुछ नोट्स है मेरे ही स्टूडेंट्स के जो मैंने करवाया हुआ है, उनके हैंड रिटन नोट्स है, उसी से मैं ये चीजें करवा रही हूँ आप लोगों को। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा।
और आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं दोबारा से एक डेमो वीडियो हो जाएगी। ये एक वीडियो बिल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए, ठीक है, और आप लोगों को पता चलेगा कि मेरा पढ़ाने का ढंग कैसा है, ठीक है। ठीक है, बने रहिएगा मेरी इस वीडियो में। अगर आप लोगों की कोई फर्दर क्वेरी है तो आप लोग मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और मेरी एप्लीकेशन पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा यूट्यूब पे रिप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मैं यूट्यूब पे रिप्लाई नहीं करती हूँ ना, टाइमिंग थोड़ा टाइमिंग इशू रहता है बच्चा। तो आप लोग प्लीज, अगर आप लोगों की कोई सीरियस क्वेरी है और आप मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो प्लीज आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें या फिर मेरी एप्लीकेशन में जाकर वहां पर मैसेज करें, ठीक है। ओके, चलो शुरू करते हैं। मैं मेरी आज की वीडियो शुरू करती हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आए। और एक मिनट बच्चा। देखो बच्चों, जो आज का जो टॉपिक है ना, ये एस्टेट के लिए भी बहुत बहुत यूजफुल है। जब एस्टेट का कभी भी कोई सिलेबस नहीं आया था ना, तब भी एस्टेट का कोई ऐसा एग्जाम नहीं गया है जहां से यहां से क्वेश्चन ना आया हो, ठीक है। और आप लोगों के एचपीएससी में भी, यानी हरियाणा वाले असिस्टेंट प्रोफेसर का भी ये जो पोर्शन होता है वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ज्यादा फेवरेट होता है। तो यहां से कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा जहां से क्वेश्चन नहीं आएगा। पर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट्स को, इस पोर्शन को इस तरीके से समझ लेना है कि आप जब भी इसको दोबारा रिवाइज करें तो रिवाइज ही करना पड़े, दोबारा से पढ़ना ना पड़े, ठीक है। ठीक है, मेरी बात समझ रही हो आप लोग? तो प्लीज मेरी इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। हो सके तो अपने साथ साथ नोट्स बना लीजिए, क्योंकि अगर आपका पेन चलेगा साथ साथ में तो आप लोगों का दिमाग दुगनी रफ्तार में काम करेगा। और जैसा कि आजकल के दिन हो रहे हैं थोड़ा सा आलसी, तो वो आलस भी नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर आप एक अच्छे व्यूअर हैं, एक अच्छे सीरियस स्टूडेंट हैं, तो मैं कहूंगी अगर मैं आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे ये वीडियो करवा रही हूँ तो आप इसका बेनिफिट जरूर लें, ठीक है। और आप इसके नोट्स साथ साथ बनाएं, ठीक है। फिर भी आपकी मर्जी है, आप करेंगे वही जो आप लोगों के मन में होगी, ठीक है। तो इस वीडियो को ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। देखो बेटा, फिनेंशियल मैनेजमेंट, फिनेंस का मैनेजमेंट करना ही फिनेंशियल मैनेजमेंट है। इसके अंदर फिनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर कुछ डिसीजंस लिए जाते हैं जिसे बोलते हैं फिनेंशियल डिसीजंस, ठीक है। फिनेंशियल डिसीजंस, अब फिनेंशियल डिसीजंस थ्री टाइप्स के होते हैं: फिनेंसिंग डिसीजंस, डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजंस और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। बहुत सारे बच्चे फिनेंशियल डिसीजन और फिनेंसिंग डिसीजन इन दोनों में कंफ्यूज रहते हैं या इन दोनों को एक ही समझते हैं। तो माय डियर बच्चों, फिनेंशियल डिसीजंस और फिनेंसिंग डिसीजंस दोनों अलग है, ठीक है। कोई कोई बच्चे प्रोनाउंसिएशन में गलती करते हैं, फाइनेंसिंग बोलते हैं इसको। ये फिनेंसिंग होता है, फाइनेंसिंग नहीं होता है, ठीक है। फिनेंशियल डिसीजन में तीन डिसीजन बोलो मेरे साथ, कौन कौन से? फिनेंसिंग डिसीजन, डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन या डिस्ट्रीब्यूटिव डिसीजन भी बोलते हैं, और थर्ड है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है। तो फिनेंसिंग डिसीजन में आप लोग बेसिकली कि पैसा कहाँ लगाना है ये चीजें डिसाइड करते हो, या पैसा कहाँ से आएगा ये डिसाइड करते हो। पैसा कहाँ से कमाओगे, ठीक है, पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा, ठीक है। ओके, आप ये कर सकते हो डिसाइड किसमें? फिनेंसिंग डिसीजन में। अब आप लोगों के एफएम में बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ते हैं हम अपनी बुक में, वो है कैपिटल स्ट्रक्चर, लिवरेज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डिविडेंड डिसीजंस, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एंड कैपिटल बस्टिंग। तो ये पूरे चार्ट में मैंने बता दिया है कि आप लोगों को इसके बाद, इस चार्ट के बाद कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोगों को क्या और क्यों पढ़ना है, ठीक है। तो फाइनेंशियल डिसीजन में आप लोगों के तीन डिसीजन है: फाइनेंसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और इन्वेस्टमेंट। अब फाइनेंसिंग डिसीजन में बेसिकली आप लोगों के लॉन्ग टर्म डिसीजन होते हैं, तो कैपिटल स्ट्रक्चर, लिवरेज और कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर में यानी आप कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या चीज यूज करेंगे? आप कैपिटल लगाते टाइम कौन कौन सी चीजें, यानी आप बोरोड कैपिटल ज्यादा यूज करेंगे या फिर अपनी जो खुद के पास ओनर्स कैपिटल है, यानी आपके पास खुद के पास पैसा है, वो यूज करेंगे, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं लिवरेज और कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, फाइनेंसिंग डिसीजंस में, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन में यानी भाई डिविडेंड देंगे या नहीं देंगे? डिविडेंड देंगे तो डिविडेंड डिसीजन लेंगे, नहीं देंगे तो रिटेन्ड अर्निंग, राइट।
रिटेन अर्निंग का ही दूसरा नाम रिजर्व एंड सरप्लस, राइट। थर्ड है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में करेंगे या शॉर्ट टर्म में। अगर आप शॉर्ट टर्म में कर रहे हो तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, और अगर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो कैपिटल वेस्टिंग। आई होप आप लोगों को ये चार्ट क्लियर हो गया होगा। और आप लोगों को इस चार्ट से भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि फाइनेंसिंग डिसीजंस में कौन सा डिसीजन नहीं है। उसमें आप लोगों का पहला दे दिया जाएगा कैपिटल स्ट्रक्चर, सेकंड लिवरेज, थर्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फोर्थ इज कैपिटल बस्टिंग। तो यू हैव टू नो कि कैपिटल बस्टिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग डिसीजंस, राइट। आई होप आप लोगों को ये चार्ट अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है। उसके बाद आप लोग बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं ना, तब उसके बाद ये चीजें समझ में आती है। अगर कोई टीचर आप लोगों को समराइज वे में चीजें करा रहा है तो प्लीज टाइम रहते उसको समझ लीजिएगा और इसके नोट्स बना लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखो बच्चा, हर चीज के कोई भी काम करने के ऑब्जेक्टिव होते हैं। अगर आप आज मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हैं तो आप लोगों का अच्छा एक बढ़िया ऑब्जेक्टिव होगा। वो क्या होगा कि मैं इन फ्यूचर एक अच्छा टीचर बन सकूं, एक गवर्नमेंट जॉब ले सकूं, या फिर एक प्राइवेट सेक्टर में कुछ अच्छा कर सकूं, राइट। तो आप लोगों के अपने ऑब्जेक्टिव होंगे, ऐसे ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट के भी, कि भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर तो लेंगे मैम, बट इसके ऑब्जेक्टिव है क्या, ठीक है। तो पहला यानी जो एक नैरो माइंडेड या फिर एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट होता है वो होता है प्रॉफिट मैक्सिमम। यानी अगर आज आप किसी भी चीज का किसी भी बिजनेस का एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव है, तो एक ये नैरो माइंडेड या शॉर्ट कॉन्सेप्ट है। यानी वो शॉर्ट टर्म में तो आप पैसा कमा लेंगे बट लॉन्ग टर्म में नहीं कमा पाएंगे। नैरो माइंडेड कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। और अगर आपका ऑब्जेक्टिव है, दूसरा मेन ऑब्जेक्टिव है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अगर आप लोगों का मेन ऑब्जेक्टिव पूछा जाए तो आप लोगों का मेन ऑब्जेक्टिव वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो जाएगा। मान लो आप लोगों को पूछा जाए और एक क्वेश्चन पूछा गया ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो आप लोगों का आंसर यानी ऑप्शन पहला है प्रॉफिट मैक्सिमम, सेकंड है वेल्थ मैक्सिमम, थर्ड है बोथ, और फोर्थ है नन। तो आप लोगों का आंसर होगा बोथ। अगर आपको बोथ ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पे मान लो रिस्क मैक्सिमम दे रखा है और लास्ट में दे रखा है नन, तो योर आंसर इज सेकंड, यानी वेल्थ को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे प्रॉफिट से, ठीक है। अब बहुत सारे पेपर में, बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया कि बच्चों ने ये ऑब्जेक्टिव तो दो रट लिए कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, लेकिन बहुत सारे बच्चे भूल गए कि ये कौन सी वेल्थ है, किन की वेल्थ है। तो ये पूछा गया कि वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर है, वेल्थ ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, किन की वेल्थ है। तो बहुत सारे बच्चे अटक गए इस क्वेश्चन में। लेकिन बच्चों, अगर आपने एक बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को पढ़ा है तो ये वेल्थ होती है इक्विटी शेयर होल्डर्स की, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स कहीं ना कहीं मालिक होते हैं, है ना, तो उनकी ही वेल्थ का ध्यान रखा जाता है। और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एक लॉन्ग कॉन्सेप्ट है, एक सुपीरियर है और एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आई होप ये बहुत बेसिक था, आप लोगों को पहले से आता होगा, बट मैंने उसको समराइज वे में समझा दिया है, ठीक है। जिन बच्चों को कुछ नया सीखने को मिले तो प्लीज आप लोग सीखिएगा और उसे अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। अब है आज आप लोगों का आज का टॉपिक, सबसे पहला टॉपिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये वैसे बच्चों को बहुत हार्ड लगता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यहां से अक्सर बच्चे क्वेश्चन एग्जाम में गलत करते हैं, क्योंकि क्या आप लोग ना बिजनेस या फिर आप लोग ना बीकॉम पॉइंट ऑफ व्यू, एमकॉम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, क्योंकि ये वहीं पे जाके आप लोगों के टॉपिक्स आते हैं। 11th-12th के टॉपिक है नहीं, और बीकॉम के एमकॉम की या तो कंटेंट्स की कमी होती है, या फिर कंटेंट होता है तो वो इतना बल्क में होता है, आप लोगों को समझ ही नहीं आता कि क्वेश्चन कहाँ से आता है, और फिर लास्ट में वो क्वेश्चन छूट ही जाता है। आज मैं आप लोगों को इस एंगल से करवा रही हूँ, इस ढंग से करवा रही हूँ, ताकि आप लोगों का यहाँ से क्वेश्चन इस वीडियो को देखने के बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर आप मेरे किसी भी कोर्स में इनरोल करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों की हेल्प के लिए ये वीडियो बना रही हूँ, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा है। शॉर्ट एंड स्वीट है। आप लोगों को मेरा जो कंटेंट है उसको पढ़ने के बाद सिर्फ आप लोगों को 10 या 15 मिनट का रिवीजन देना पड़ेगा, और वो भी ये नहीं है कि मेरे नोट्स हैं वो एक ही टॉपिक के 35 पेजों में और फिर आप देख रहे हो, नहीं, आप लोगों को 5 to 7 पेजेस में चीजें मिल जाएगी, और वो भी समराइज मैनर में, ठीक है। आप लोगों को जल्द ही ये प्रिंट लेने की फैसिलिटी भी मैं दे दूंगी, ताकि आप लोग प्रिंट लेके अच्छे से पढ़ सकते हो। बस मैं अभी ये चाहती हूँ कि आप लोग ना इसको पढ़कर अच्छे से खुद से एक बार थोड़ा समराइज वे में नोट्स बना ले। डेट्स वाई मैं अभी दे नहीं रही हूँ, ठीक है। कुछ बच्चे जो मेहनत करेंगे वो भी नहीं करेंगे वरना, ठीक है, इस वजह से।
कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखो मैंने बोला लॉन्ग टर्म फंड्स यानी लॉन्ग टर्म फंड्स से रिलेटेड ये डिसीजंस है, ठीक है। इसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल का ही दूसरा नाम क्या है बेटा? कॉस्ट ऑफ कैपिटल का ही दूसरा नाम है मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है भाई? अगर हम 20,000 रुपए बिजनेस में लगा रहे हैं तो 40,000 रुपए हमें इन रिटर्न मिले, यानी अगर हमने 20,000 रुपए बिजनेस में लगाए तो हमारा जो रिटर्न में आ रहा है 40,000, यानी 20,000 का प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो ही तो हम कहीं पैसा लगाएंगे। अगर हमें कोई रिटर्न नहीं आएगा तो हम पैसा लगाएंगे ही नहीं, है ना। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है बेटा? जो मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न है ना, यानी जो मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न है, जितनी हमें अपने प्रॉफिट के लिए, जितनी हमारी कॉस्ट के लिए आनी ही चाहिए, उसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइट। मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न, हर्डल रेट, कट ऑफ रेट, इसी का ही दूसरा नाम है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आया है, दैट्स व्हाई मैंने ऊपर ही बता दिया है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का ही नाम है कट ऑफ रेट, हर्डल रेट, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न। फिर है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर वो होता है जहां पे जो आप लोगों की कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो मिनिमम हो और जो मार्केट वैल्यू है वो मैक्सिमम हो। मिनिमम यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो मिनिमम हो और मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, ये मार्केट वैल्यू लिखना भूल गया बच्चा, तो यहाँ पे आप लोग लिख लेना मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर मैक्सिमम हो, ठीक है। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर मैक्सिमम हो और जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो मिनिमम हो, ठीक है, उसे ही बोलेंगे ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। फिर है आप लोगों का इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, सॉरी, इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? तो यील्ड ऑफ कैपिटल सैक्रिफाइस, ठीक है। इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं यील्ड ऑफ कैपिटल सैक्रिफाइस, ठीक है। अब देखो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल या फिर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या फिर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यही एक ही बात है, ठीक है। आप लोगों को धीरे धीरे करके ये चैप्टर पूरा एक बारी मैं समराइज वे में पढ़ा रही हूँ, ठीक है। फिर देखो, पहला है कॉस्ट ऑफ डेप्ट, यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल में देखो भाई, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अब कैपिटल तो बहुत सारी होती है ना आप लोगों की, कैपिटल के अंदर कौन कौन से आते हैं? डेप्ट आते हैं यानी डिवेंचर्स आते हैं आप लोगों के, है ना। फिर आते हैं प्रेफरेंस शेयर, है ना भाई, इक्विटी आते हैं, है ना। तो ये आप लोगों के ये वाली सारी चीजें क्या होगी? आप इन्हीं की कॉस्ट निकाल रहे हैं। जब इन सारी चीजों की कॉस्ट एक साथ निकालते हैं तो उसे ही बोलते हैं ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल को के से डिनोट करते हैं, ओवरऑल को के ओ से डिनोट कर देंगे। अगर कॉस्ट ऑफ डिवेंचर है तो के डी से डिनोट कर देंगे, और आप लोगों को कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर है तो के पी से डिनोट कर देंगे, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी है तो के ई से डिनोट कर देंगे, राइट। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। देखो बच्चा, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर या कॉस्ट ऑफ डेट एक ही बात है। अब आप लोगों के डिबेंचर दो तरीके के होते हैं, अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो मैं बता दूं, डिबेंचर दो तरीके के होते हैं। डिबेंचर और भी बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम रिडीमेबल और इरिडीमेबल डिबेंचर्स पढ़ते हैं। इरिडीमेबल जैसे लाइफ टाइम में पूरी कंपनी कभी भी रिडीम नहीं करेगी, जब वाइंडिंग अप होगा कंपनी का तभी रिडीम करेगी, उसे बोलते हैं इरिडीमेबल या परपेचुअल डिबेंचर, ठीक है। रिडीमेबल जिसको लाइफ टाइम में यानी कंपनी अपने विद इन टाइम पीरियड में रिडीम करती है, उसे बोलते हैं रिडीमेबल, राइट। अब कॉस्ट ऑफ डिबेंचर यानी कॉस्ट ऑफ डिबेंचर या कॉस्ट ऑफ डेथ, इसी को ही दो तरीके से यानी हम चीजें पढ़ेंगे। यहां से क्वेश्चन अक्सर न्यूमेरिकल आता है, तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं ये चीजें कवर करवाऊंगी, ठीक है। अब यहाँ से ना मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट बिल्ड करा दूंगी, उसके बाद ना आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को देख के कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन करने हैं। बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि मैम हमारा जो पढ़ने का रिदम है वो नहीं हो पा रहा है, इसके लिए मैं एक वीडियो लेकर आऊंगी आप लोगों को यूट्यूब पर जल्द ही, ठीक है, ताकि आप लोग पढ़ना क्या है और कैसे शुरुआत करें उसमें तुम्हारी हेल्प हो जाए थोड़ी सी, ठीक है। देखो बेटा, कॉस्ट ऑफ डेथ में रिडीमेबल और इरिडीमेबल दोनों पढ़ते हैं, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ डिवेंचर में सबसे कम कॉस्ट आती है और टैक्स बेनिफिट होता है, ठीक है। सबसे अगर आपसे पूछे सबसे कम जो कॉस्ट है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कौन सा है, तो कॉस्ट ऑफ डेथ है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों का हाल ही में EMRS में भी पूछा गया था, KVS में भी पूछा गया था, ठीक है, ठीक है। सबसे कम कॉस्ट कॉस्ट ऑफ डेप्थ में आती है, लेकिन जब तक ही है जब तक आपके आंसर आपके ऑप्शन में रिटेन अर्निंग ना हो,
अगर रिटेन अर्निंग गिवन है ऑप्शन में, कई बार हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी वेरी कर जाता है, तो प्लीज कभी भी चीजों को रटने की कोशिश मत करना, समझना। अगर आप लोगों से पूछा गया है कि मिनिमम कॉस्ट कौन से जो आप लोगों का ऑप्शन है मिनिमम कॉस्ट कौन से कॉस्ट ऑफ कैपिटल में होगी, ऑप्शन में है डिवेंचर, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी, और ये नन ऑफ दीज, तो आप लोगों का आंसर होगा कॉस्ट ऑफ डिवेंचर यानी कॉस्ट ऑफ डेथ। अगर आप लोगों से पूछा गया है अगर आपसे पूछा गया है कॉस्ट मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल किस में होगी, डिवेंचर में, प्रेफरेंस शेयर में, रिटेन अर्निंग में, तो आप लोगों का आंसर रिटेन अर्निंग में हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? ये क्वेश्चन अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करता है, केवीएस में आया था आई थिंक ये क्वेश्चन, और फिर बच्चे क्योंकि उसमें रिटेन अर्निंग ऑप्शन में था और बच्चों ने डिवेंचर किया, और कहीं ना कहीं सही भी है, पर बच्चे ने ये नहीं देखा कि ऑप्शन में रिटेन अर्निंग भी है। रिटेन अर्निंग डिवेंचर से भी कम होती है क्योंकि उसकी फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं होती है। ओके, देखो बच्चों, अब है आप लोगों का आगे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर में भी पहले यानी आप लोगों को कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर नहीं होते हैं इंडिया के अंदर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं। ठीक है, रिडीमेबल में क्या कंडीशन होती है, रिडीमेबल आप लोगों को 20 साल के अंदर यानी मैक्सिमम टाइम पीरियड 20 इयर्स के अंदर कंपनी को रिडीम कर लेने अपने प्रेफरेंस शेयर्स को। एग्जेम्पशन है, कुछ अपवाद है। 30 ईयर कौन से केस में हो सकती है, जब कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कर रही हो। ठीक है, और ये कंपनी एक्ट सेक्शन 55 में कहा गया है कि कंपनी के पास प्रेफरेंस शेयर नहीं होंगे, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होंगे कोई भी इंडियन कंपनी। बट आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आता है इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर से, तो आप कहोगे मैम आपने तो बताया नहीं होता, फिर भी क्वेश्चन आ रहा है इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर से न्यूमेरिकल। तो बच्चों, जो रियल में होता है वो बुक्स में पता नहीं क्या है ना, समझ रहे हो आप मेरी बात, कि भाई इंडिया में रियल में नहीं होता, बट क्वेश्चन जो आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो हो सकता है फॉरेन से उठा लिया गया हो, तो क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। जैसे बीआरएस है, बीआरएस आप लोगों की रियल पासबुक किसके पास होती है, रियल पासबुक कस्टमर के पास होती है, लेकिन बुक्स में पासबुक किसकी होती है, बैंक की, राइट। तो आप लोगों को जो रियलिटी है वो कई बार चीजें अलग कर देती है बुक्स में, लेकिन हमें तो वो चीज करनी है ना जो हमें पेपर पास कराए। तो इरिडीमेबल से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा, बिकॉज वो इंडियन पैटर्न के हिसाब से नहीं बना है। जरूरी नहीं है फॉरेन एग्जाम से, फॉरेन किसी एंट्रेंस से उठा रखा हो किसी ने क्वेश्चन, है ना। एनटीए नेट अक्सर फॉरेन से उठा लेता है, और जो जितने भी आप लोगों के पीएससी एग्जाम्स है वो सारे यूजीसी नेट यानी एनटीए नेट को फॉलो करती है, तो कई बार सीधे सीधे क्वेश्चन कॉपी पेस्ट किए जाते हैं, तो वो नहीं देखते हैं कि रियल में इंडिया में क्या चल रहा है। तो आप लोगों के न्यूमेरिकल क्वेश्चन इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर से आप लोगों को जरूर मिलेंगे देखने को, बट आप लोगों का जो रियल में इंडिया में इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं किए जाते हैं, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, अब थर्ड है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी में एक्सटर्नल इक्विटी और इंटरनल इक्विटी, ये वाली चीज ना हर कोई नहीं बताता है, आप लोगों को बता रही हूँ। ये चीजें ना आप लोगों के एमकॉम में जाके चीजें देखने को मिलती है, बीकॉम में भी नहीं है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी में दो तरीके की इक्विटी होती है बच्चों, एक एक्सटर्नल इक्विटी और एक इंटरनल इक्विटी। बहुत सारे बच्चे ना कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग सीधा पढ़ते हैं, कि बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता कि इंटरनल इक्विटी का ही दूसरा नाम क्या है, आप लोगों के रिटेन अर्निंग्स या फिर रिजर्व एंड सरप्लस। यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी को ही दो पार्ट में बांट दिया गया है। अगर आप एक्सटर्नल इक्विटी की बात कर रहे हो तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी की बात कर रहे हो, और अगर आप इंटरनल इक्विटी की बात कर रहे हो तो आप लोग कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग की बात कर रहे हो बच्चों। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरी बात एक बार में समझना है तो आप लोगों के पास ऑप्शन है, पीछे दोबारा वीडियो सुनिए। बट इन चीजों को अगर आप लोगों को हार्ड लग रही है और आप भाई वीडियो को स्किप करके जा रहे हैं तो आप नेक्स्ट एग्जाम में फेल होने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, इट्स माय प्रॉमिस। और इसके बाहर मतलब इससे अच्छा कंटेंट पता है आप लोगों को ना, कंटेंट पूरा इतने क्राउड में करवा दिया जाता है, मतलब पूरे चाहती तो मैं भी किसी बीकॉम या एमकॉम की एफएम की बुक की फोटो लेके और अच्छे से रीड कर सकती थी कि भाई ये वाले बंदे ने ये कह दिया और इसने ये कह दिया, लेकिन स्टिल आप लोगों के लिए थोड़ी बहुत मेहनत करी है किसी स्टूडेंट ने, और फिर मैं आप लोगों के ऊपर समराइज वे में चीजें पढ़ा रही हूँ, तो प्लीज उस चीज को पढ़िए और अच्छे से बेनिफिट उठाइए।
HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, और आप लोगों के स्टेट में भी यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो दोनों के लिए ये क्लास बेनिफिट होने वाली है, और आप पढ़ें अच्छे से इसको, ठीक है। तो ये वाला चार्ट समझ आ गया आप लोगों को। कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर और कॉस्ट ऑफ इक्विटी, हम ये चीजें पढ़ते हैं इसमें, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ डिवेंचर में दोनों तरह के होते हैं, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर सिर्फ रिडीमेबल होते हैं इंडिया में, बट क्वेश्चन न्यूमेरिकल इरिडीमेबल से भी आते हैं, क्योंकि रीजन मैंने बता दिया है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी दो तरीके की होती है, एक्सटर्नल इक्विटी और इंटरनल इक्विटी। एक्सटर्नल इक्विटी में आप लोग जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी जिससे बोलते हैं वो, और इंटरनल इक्विटी यानी रिटेन अर्निंग, ठीक है, रिटेन अर्निंग ये पढ़ते हैं आप। इक्विटी के बहुत सारे मेथड होते हैं, और यहां से आप लोगों के मोस्टली पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, सॉरी, ठीक है। जैसे डिविडेंड प्राइस मेथड, इक्विटी के 5 मेथड होते हैं, बताओ। डिविडेंड प्राइस मेथड, अर्निंग प्राइस मेथड, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, और फोर्थ है आप लोगों का CAPM यानी CAPM कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, ठीक है। फिर उसके बाद है आप लोगों का नेक्स्ट है क्या, रियलाइज्ड यील्ड मेथड। ये पांचों मेथड हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे इन डिटेल, ताकि आप लोगों के एग्जाम में जो चीजें आती हैं, यहां तक मैंने पूरा आप लोगों को थ्योरी जो पोर्शन है वो पूरा क्लियर करवाया है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होगा आप लोगों का न्यूमेरिकल, मैं पूरा न्यूमेरिकल करवा दूंगी, ठीक है। पूरे न्यूमेरिकल यहाँ से कैसे आते हैं, कैसे आप लोगों को मतलब बिना चीजों को रटे समझ के, ताकि देखो आप चीजें ना, आप सीधा देखो, मान लो नेक्स्ट में आप लोग सीधा फॉर्मूला रट रहे हो, इंटरेस्ट माइनस टैक्स डिवाइड बाय नेट प्रॉफिट इनटू 100, आप रटते रह जाओगे भाई, आप रटते रह जाओगे। हो सकता है आपने 100 फॉर्मूले रट लिए, लेकिन आप लोग एग्जाम में बेटा एक आधा भूल गए तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट गया। पता है आप लोग ना अकाउंट्स और फाइनेंस को अगर जितना रटते हैं ना उतना फंसते हैं, और जो बच्चे कॉन्सेप्ट को समझ लेता है ना उसको फॉर्मूला नहीं बनाना पड़ता, रटना नहीं पड़ता है। फॉर्मूला क्यों बना है उसको समझ लो, उसके बाद आप लोगों को कभी भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये थ्योरी कॉन्सेप्ट था, कॉस्ट ऑफ कैपिटल की शुरुआत थी जो मैंने करवाई है आप लोगों की यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री, ठीक है। इसके बाद जो न्यूमेरिकल पोर्शन वाली क्लास है वो मैं अपनी एप्लीकेशन में कराऊंगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये फिर बाद में, मैं चाहती तो ये मैं लेकर आई थी नोट्स पूरे 7 पेजों के लिए, पर मैं अगर मैं पूरा जो कंटेंट है मेरा समराइज मैनर में पूरा यूट्यूब पे देती हूँ, तो जो बच्चे मेरे पेड कोर्सेज वाले बच्चे हैं वो मुझे शिकायत करते हैं कि मैम आपने ये नहीं करना था, बिकॉज क्योंकि सारे बच्चे कंपटीशन में आ जाते हैं फिर, ठीक है ऐसा। तो बच्चों की रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग ही मैं ये वाला पूरा जो थ्योरेटिकल मैटर है मैं पूरा मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवाया है। इससे आप लोगों को कहीं ना कहीं आइडिया मिल जाएगा। पता है आप लोगों को एस्टेट में तो सीधा ऊपर ऊपर से यहीं से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अक्सर तो मतलब एस्टेट में ये भी क्वेश्चन आया है, मैंने देखा है, अगर एस्टेट के 4 पेपर देखोगे आप तो सीधा सीधा CAPM की फुल फॉर्म ही पूछी हुई है, और किसका मेथड है ये पूछा हुआ है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का, और प्रेफरेंस शेयर जो आप लोगों के ये कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीजें पूछी हुई हैं आप लोगों से, तो यहाँ से ही चीजें आ जाती हैं। और फिर भी मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल इतने अच्छे से करवाऊंगी कि आप लोगों को न्यूमेरिकल बहुत जल्दी सोल्व कर लेंगे, राइट। ठीक है स्टूडेंट, मैं निशु यादव एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो का। अगर आप चाहते हैं पूरे मटेरियल को HPSC के असिस्टेंट प्रोफेसर वाले कोर्स को अच्छे से करना, तो आपको पूरा कोर्स करवाया जाएगा, पूरा मतलब पूरी प्रैक्टिस के साथ। थोड़ा धीरे कराती हूँ, बहुत अच्छे से कराऊंगी। नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला है, थोड़ा सा बच्चों के एग्जाम्स की वजह से डिले हुआ, आगे कोई डिले नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, मैं निशु यादव एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो का। मिलते हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक एस्टेट वाले बच्चों और असिस्टेंट प्रोफेसर कोर्स वाले बच्चों रेगुलर पढ़ते रहिएगा। बच्चों की रिक्वायरमेंट की वजह से मैंने एस्टेट के कोर्स की फीस थोड़ी कम करी है, और असिस्टेंट प्रोफेसर वाले कोर्स की फीस 5000 है अभी। जैसे ही आप लोगों का नोटिफिकेशन आ जाता है उसकी फीस 7000 हो जाएगी। जिसको भी परचेस करना है कर लीजिए, बाद में शिकायत मत करना। ठीक है स्टूडेंट, मैं निशु यादव एंड करती हूँ इस वीडियो को। मिलते हो किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।